हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के ग्रामर चैप्टर 5 के साथ टीचिंग ऑफ कॉम्पोजिशन। सो व्हाट इज टीचिंग ऑफ कॉम्पोजिशन, क्या ज़रूरत है कॉम्पोजिशन की, क्या होता है कॉम्पोजिशन, वो डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पोजिशन, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉम्पोजिशन। ज़रूरत क्या है टीचिंग करने की, हमको ज़रूरत क्या है पढ़ाने की कॉम्पोजिशन। अकॉर्डिंग टू भाटिया भाटिया, कॉम्पोजिशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड्स थॉट, हिज ओन आइडियाज एंड फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन। क्या है, उसकी खुद की आइडियाज, खुद के थॉट्स और खुद के फीलिंग्स को हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। कॉम्पोजिशन इज एन एडवांस स्टेज ऑफ लर्निंग टू राइट। क्या हम सीख रहे हैं यहाँ पे, हम लिखना सीख रहे हैं बेसिकली। इट्स मेन एम इज टू कम्युनिकेट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। हम एक तरीके से कोई बात कहना सीख रहे हैं विद क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। तो ब्रेविटी क्या है, ब्रीफ, बहुत ही शॉर्ट में हमने उस चीज़ को क्लियरली शॉर्ट में बता पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। टीचिंग कॉम्पोजिशन इज एन एसेंशियल एबिलिटी टू एक्सप्रेस वंस आइडिया इन रिटन एंड स्पोकन फॉर्म। हम लिखकर अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं या फिर बोलकर अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं। एक कम्युनिकेशन वहाँ पर सक्सेसफुल हो रहा है। मतलब कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए भाई, एक बात कही गई और सामने वाले ने वो बात समझ ली, तो ये होता है कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। तो वही चीज़ हम रिटन या फिर स्पोकन फॉर्म में अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अपनी बात को रख पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉम्पोजिशन। अब ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, क्यों है, क्या होना चाहिए। सो टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस थ्रू स्पीकिंग एंड राइटिंग। हम क्या डेवलप कर सके, क्या आए हमारे अंदर, क्या एबिलिटी हम जनरेट कर ले। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मतलब कि एक बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, किस तरीके से सिंटेक्स होना चाहिए, क्या पंक्चुएशन हमें यूज़ करनी है, क्या प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए अगर हम उस चीज़ को बोल रहे हैं, क्या सिंटेक्स है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए अगर हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं। तो नाउ सेकंड वन इज टू इनेबल द लर्नर टू यूज प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। क्या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो, कहाँ पर कॉमा लगेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, कहाँ पे कोलन यूज करेंगे। तो ये हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इनेबल द लर्नर्स टू यूज लैंग्वेज विद प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स। मतलब अब हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमने सही तरीके से चूज करे हैं। मतलब अगर कहीं पर हमें ये बोलना है अकॉर्डिंग टू मी, तो अकॉर्डिंग टू मी एक इनफॉर्मल वे हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी वर्ड गलत है तो हम अकॉर्डिंग टू मी नहीं लेंगे, हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, इन माय ओपिनियन। तो ऐसे वर्ड का हमको चूज करना है, हमें ऐसे शब्दों का चुनाव करना है जो कि एक प्रॉपर लैंग्वेज में फिक्स होते हैं, अच्छे से उस चीज़ को डिस्क्राइब कर पा रहे हो। शॉर्ट एंड क्लियरली हम अपनी बात को समझा पाए सामने वाले को। नाउ नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस द आइडियाज इन अ लॉजिकल सीक्वेंस वाइल राइटिंग। मतलब हम जो एक आइडिया है, जो हमारे ख्याल हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स, जो भी हम पेन डाउन कर रहे हैं, जो भी हम लिख रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में बोलें। ऐसे नहीं कि पहले हमने कंक्लूजन बता दिया, फिर हमने स्टार्टिंग की स्टोरी लाइन बताई, तो ऐसे नहीं, एक सीक्वेंस से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। स्टोरी टेलिंग के भी स्टेप्स हैं कि पहले हम कैसे स्टोरी का प्लॉट बिल्डअप करेंगे, कैसे हम उसको बताना स्टार्ट करेंगे, कैसे कैरेक्टर बिल्डिंग होगी। तो हम एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें लेके चलेंगे कि पढ़ने वाले को या फिर सुनने वाले को समझ में आए चीज़ें कि सीक्वेंस क्या है, कैसे ये चीज़ आगे अकर हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे आ रही हैं। नाउ टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस थ्रू राइटिंग। अब वापस से वही पहली वाली बात हमसे कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंस आना चाहिए, कॉम्पिटेंस हमें होना चाहिए, क्या, लिखने का और बोलने का। टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, इसका मतलब क्या है, राइटिंग में हम जो लिख रहे हैं उसको हम लिख करके समझा पाए सामने वाले को। मतलब अपनी बात व्यक्त करना सीखना है हमें, स्पीकिंग बोलने के थ्रू, ओरल वे में, और राइटिंग लिख करके। तो वापस से वो फिफ्थ में यही चीज़ बोल रहे हैं, डेवलप द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस थ्रू राइटिंग। मतलब अब हमें अपने जो फीलिंग्स हैं वो व्यक्त करने हैं थ्रू राइटिंग। लिखकर हमें अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, या जो भी हमारे ख्याल हैं उनको हम लिखकर ही व्यक्त करेंगे। अब नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज ओरल कॉम्पोजिशन। अब ओरल कॉम्पोजिशन क्या होता है भाई, ओरल कॉम्पोजिशन क्या होता है, मौखिक तौर पे कही गई बात, मौखिक तौर पे हमने अपनी कोई स्टोरी, कोई पोएट्री डिस्क्राइब करी, कोई इंसिडेंट डिस्क्राइब कर दिया, तो दैट इज ओरल कॉम्पोजिशन।
ओरल कॉम्पोजिशन का फॉर्मल राइटिंग फॉर्मेट देख लेते हैं। इन ओरल कॉम्पोजिशन द लर्नर्स एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड थॉट्स ओरली। यहाँ पर सबसे मेजर चीज़ क्या है कि वो ओरली, वो बोलकर यहाँ पर एक्सप्रेस करेगा, चाहे अपने ख्याल हो या फिर कोई थॉट्स हो या फिर कोई उसको आइडिया हो, कोई स्टोरी, पोएट्री, एनीथिंग। इन दिस कॉम्पोजिशन ओनली द स्पोकन लैंग्वेज इज यूज। स्पोकन लैंग्वेज का भाई क्या मतलब है, अब नॉर्मल बोलचाल वाली लैंग्वेज। हिंदी भी बोल रहा है तो बोलचाल वाली हिंदी ही यूज़ करेगा, इंग्लिश में बोल रहा है तो भी वो बोलचाल वाली इंग्लिश ही यूज़ करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है। कम्युनिकेशन मतलब कि जो बात कही गई है वो सामने वाले को रिसीव हो जाए, सामने वाला समझ जाए। कोई इतने डिफिकल्ट वर्ड्स का आप चुनाव कर लें कि सामने वाले को समझ ही ना आए, तो वहाँ पे ओरल कॉम्पोजिशन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। सो हमको स्पोकन लैंग्वेज में ही ओरल कॉम्पोजिशन लेना है हमेशा। लर्नर्स आर प्रोहिबिटेड टू यूज पेन एंड पेंसिल। प्रोहिबिटेड मतलब सख्त मनाही है भाई कि पेन और पेंसिल आप यूज नहीं करेंगे। इस बात का क्या मतलब, इससे हम ये समझते हैं कि आप पेन पेंसिल नहीं यूज करेंगे, मतलब आपको जो ख्याल है, आपने जो भी सोचा है वो आप अपने दिमाग में ही स्टेबल करके रखें कि जब आपका नंबर आए तब आप वो बोल सकें। दे एक्सप्रेस देयर थॉट्स ओरली। इट इज़ वेरी यूजफुल इन प्राइमरी क्लासेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब हम जब प्राइमरी क्लासेस में इंग्लिश पढ़ाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि भाई बच्चे को हमें बोलना भी सिखाना है, ठीक है। यही हर टाइम लिखना नहीं कि वो लिखना सीख गया, उसको बोलना भी आना चाहिए, उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। तो हम उसको ओरल कॉम्पोजिशन की प्रैक्टिस कराते हैं। ओरल कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम ओरल एक्सरसाइज। ओरल एक्सरसाइज नहीं कि कुछ पढ़ाया, याद करा दिया और वो सुन लिया, तो ओरल एक्सरसाइज नहीं है वो। बिकॉज ओरल एक्सरसाइज आर एम्प्लॉयड इन अर्ली एज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। हम भैया अर्ली एज पे जब बहुत इनिशियल पे सिखा रहे हैं, ABCD सिखा रहे हैं या फिर कोई छोटे छोटे लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस सिखा रहे हैं बच्चों को, तो वहाँ पर हम इसको ओरल कॉम्पोजिशन को फिक्स करके बच्चों को सिखा सकते हैं। ओरल एक्सरसाइज में बी लाइक रेसिटिंग अ पोएम। एक कोई पोएम सुना रहे हैं आप विथ प्रॉपर इंटोनेशन। प्रॉपर इंटोनेशन का मतलब कहाँ पर आपके वॉल्यूम का पिच हाई हो रहा है, कहाँ लो हो रहा है, वो ध्यान में रखना है। रिदम, क्या टोन है, क्या लय है उस पोएम की। टेलिंग अ स्टोरी, टेलिंग अ शॉर्ट स्टोरी, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, डिस्क्राइबिंग पिक्चर्स। कोई पिक्चर डिस्क्राइब कर रहे हैं आप तो कहाँ पर चुप होंगे, कहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, वो चीज़। इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ में भी यही आएगा कि आप हेलो माय नेम इज़ अनुराधा सिंह, तो हेलो बोलने के बाद रुके, माय नेम इज़ अनुराधा सिंह बोलने के बाद आप रुके, तो ये भी एक इंटोनेशन है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बोलना है, किस वर्ड को स्ट्रेस करना है, किस वर्ड को स्ट्रेस नहीं करना, ये सब हमारा क्या आ जाता है, इंटोनेशन, रिदम। इन सब चीज़ में ओरल कॉम्पोजिशन में ही हम ये सीखेंगे कैसे बोलने का लहजा। बेसिकली बोलने का लहजा हमें कब आएगा, जब हम बोलेंगे कोई चीज़, जब हम प्रैक्टिस करेंगे कोई चीज़ बोलने की। एज अ लेवल ऑफ लर्नर गेट्स हाई, द ओरल टास्क एक्सरसाइज टेक्स द फॉर्म ऑफ ओरल कॉम्पोजिशन। मतलब वो टास्क वहाँ पे हमको मिल रहा है, क्या टास्क एक्सरसाइज टेक्स फॉर्म ओरल कॉम्पोजिशन। लाइक डिबेट हो रही है तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, गिविंग अ प्रेजेंटेशन। कई बार ये होता है हम प्रेजेंटेशन देने में बोल ही नहीं पा रहे हैं, हमें आता सब है, हम प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे, स्पीच हमें बोलने को दे दी गई, हमसे नहीं हो रहा। डिबेट में हम अपने पॉइंट ही नहीं रख पा रहे। इम्प्रॉम्प्टू, अगर हमसे किसी ने एट वंस कोई सवाल कर लिया तो हमको उसका जवाब आते हुए भी हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है, यहाँ पर इम्प्रॉम्प्टू का मतलब है नॉन प्रिपेयर्ड, मतलब पहले से तैयार ना करा हुआ कुछ भी, स्पीच, चीज, आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज ब्रीफली एक्सप्लेन रिटन कॉम्पोजिशन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिटन कॉम्पोजिशन। रिटन कॉम्पोजिशन आ जाते हैं, अभी हमने जाना कि हम अपनी बात को व्यक्त करेंगे मौखिक तौर पे बोलकर। अब हम जानेंगे कि लिख के भी तो हम अपनी बात को बता सकते हैं, अपनी बात हम व्यक्त कर सकते हैं लिखकर। भाई अपनी बात को अब हमने लिखकर व्यक्त कर दिया, वो हो गई रिटन कॉम्पोजिशन। इन राइटिंग कॉम्पोजिशन द लर्नर एक्सप्रेसेस देयर आइडियाज एंड थॉट्स इन रिटन फॉर्म। वहां पे हम ओरली एक्सप्रेस कर रहे थे, हम यहाँ लिख के एक्सप्रेस करेंगे। द राइटिंग कॉम्पोजिशन में ऑल्सो भी फ्री और कंट्रोल्ड। भाई फ्री भी हो सकता है, कंट्रोल्ड भी हो सकता है। मतलब एक फ्री टॉपिक आप कुछ भी लिखिए जो आपके ख्यालों में है। कंट्रोल्ड, आपको एक थीम दे दिया है, आपको एक टॉपिक दे दिया है, आपको उसी के बेस पे लिखना है, उसी के अराउंड लिखना है। इन राइटिंग कॉम्पोजिशन ओनली द राइटिंग फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड। मतलब
एक जो लिखने का तरीका है वही एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं है आप अरे तरे करके कोई बात लिख देंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, नहीं, हमको एक फॉर्मल तरीके से ही लिखनी है बातें, या फिर हमें बोलचाल की लैंग्वेज में ही सिर्फ लिखना है। लर्नर्स यूज पेन और पेंसिल इन राइटिंग कॉम्पोजिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, लर्नर जो है पेन पेंसिल का यूज करके अपने वर्ड्स को जो है पेन डाउन कर लेगा, कहीं पर लिख लेगा कि भाई हम अब ये चीज हमारी पक्की हो गई, हमें ये लिखना है। दिस इज वेरी यूजफुल एक्सरसाइज फॉर लर्निंग लैंग्वेज। लर्निंग लैंग्वेज के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि हम ताकि हम भाषा को सीख सकें अच्छे तरीके से। राइटिंग कॉम्पोजिशन इज क्लासिफाइड एज कंट्रोल्ड, गाइडेड एंड फ्री कॉम्पोजिशन। ये 3 तरीके की कॉम्पोजिशंस हैं। नाउ आवर फर्स्ट वन इज कंट्रोल्ड कॉम्पोजिशन। कंट्रोल कॉम्पोजिशन क्या है भाई? कंट्रोल्ड राइटिंग एक्टिविटीज आर फंडामेंटल टू टीचिंग लिटरेसी टू चिल्ड्रन और अडल्ट्स। वो टीचिंग लिटरेसी सिखा रहे हैं, फंडामेंटल्स मतलब बेसिक थिंग्स ऑफ टीचिंग लिटरेसी, साक्षरता का ज्ञान दे रहे हैं आपको किस चीज़ को लेके कि भाई लिखना कैसे है। एक लैंग्वेज का फॉर्मल ज्ञान आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट होगी, किस तरीके से लैंग्वेज बन रही है। Unlike other forms of writing prompts or activities, controlled writing focuses on establishing grammar patterns, sentence structure, punctuation and word order। मतलब क्या word order ज़रूरी है इसमें, grammatical pattern ज़रूरी है, sentence structure ज़रूरी है। Unlike other forms, बाकी forms की तरह नहीं कि आपने लिख दिया बस लिख दिया। ये किस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि आपका grammatical pattern क्या है, sentence आपका अच्छे से फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ, पंचुएशन आपका कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, कोलन कहाँ लगा है, ये सब जान रहा है। कंट्रोल्ड राइटिंग एक्सरसाइज कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इफेक्टिवली एंड प्रॉपर इंग्लिश। मतलब वो ये एक्सप्रेस करना सिखाता है स्टूडेंट्स को कि प्रॉपर इंग्लिश में, वो ये चेक करता है कि प्रॉपर इंग्लिश में स्टूडेंट्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट वन इज गाइडेड कॉम्पोजिशन। गाइडेड कॉम्पोजिशन क्या हुआ कि हमें कुछ गाइडलाइंस दे दी गई हैं, अब उसी के हिसाब से हमें अपनी कंपोजिशन को लिखना है। इन दिस टाइप ऑफ composition, the learners are supplied all necessary structural and lexical items along with the thoughts and ideas to be expressed। मतलब सारे लेक्सिकल आइटम्स, मतलब आइडियाज तो भाई स्टूडेंट के पास है ही, हमने एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे दिया उनको, वोकैब का एक लिस्ट दे दिया, वर्ड मीनिंग का लिस्ट समझ लीजिए आप, दे दिया उनको कुछ, मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर फॉर्मेट दे दिया है कि अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सप्लाइड एड्स हैं हमारे पास, जो सप्लाइड मटेरियल है हमारे पास, जो लिस्ट है, जो स्ट्रक्चर है, उसी के हिसाब से हमको वर्ड या सेंटेंस बनाकर आंसर करना है जो हमसे एग्जामिनर टीचर पूछने वाला है। द रोल ऑफ द टीचर इन दिस इज ओनली ऑफ एन इम्प्रूवर और गाइड। मतलब गाइडेड कॉम्पोजिशन है ना, बस हमें एक गाइडेंस मिल रही है कि आप ये करिए, ये बेटर करिए, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब वो इम्प्रूव करने के लिए आपको बताएंगे और वो ये बताएंगे कि आप इस तरीके से करिए। द टीचर गिव्स देम गाइडेंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस, पिक्चर और क्यूज टू देम। मतलब अब भी सवाल पूछा जाएगा और जो आपके पास मटेरियल प्रोवाइडेड है आप उससे एक आंसर आप फॉर्म करके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं रिटन फॉर्मेट में। पिक्चर है तो भी उसका एक रिटन आंसर आप करेंगे, बाकी आपको टीचर क्लूज देगा, वो आपको गाइड करेगा एंड ही विल टेल यू हाउ टू एक्सप्रेस दैट इन अ ब्यूटीफुल मैनर, और कैसे एक एक्सप्रेसिव वे में, मतलब एक इम्पैक्टफुल वे। इम्पैक्टफुल वे क्या मतलब, जब आपकी कॉम्पोजिशन, आपका आंसर कोई पढ़ रहा है तो उस पर असर पड़े कि येस यू हैव रिटन समथिंग, आपने कुछ अच्छा लिखा है। थर्ड वन इज हमारा फ्री कॉम्पोजिशन। फ्री कॉम्पोजिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्री कॉम्पोजिशन में कोई लिमिट्स नहीं है, आप किसी भी जोन, अपना कोई भी जर्नल सिलेक्ट कर सकते हैं लिखने के लिए। फ्री राइटिंग हमारा बिल्कुल ही फ्री होता है। फ्री राइटिंग के नाम से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई बाउंड्रीज नहीं है, हमें कोई बाउंड्री नहीं दे रखी है कि एक लिस्ट है अभी उसमें से आंसर देना है, या फिर हमें कह दिया कि हमको एक अच्छी तरीके से लिखना है, हमें ग्रामर अपनी सही रखनी है। यहाँ फ्री इज जस्ट वी आर राइटिंग टू एक्सप्रेस। Free writing is based on a presumption, while everybody has something to say and also the ability to say it। अब भाई हर किसी के पास कुछ ना कुछ है कहने के लिए, और हर किसी के पास इतनी एबिलिटी है, इतनी सक्षमता है कि वो कह सकता है, अपनी बात को रख सकता है। The mental well-being may be logged by apathy, self-criticism,
रिसेंटमेंट, एंजाइटी अबाउट डेडलाइंस। मतलब व्हाट इज ही सेइंग कि हम कहाँ पर लैक कर जाते हैं फ्री कंपोजिशन लिखते पे। जब हम फ्री कंपोजिशन कहीं ना कहीं रुकते हैं, कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमको बोल दिया गया कि भाई लिखो कुछ, तो हमारा अपैथी, दैट इज हमारा मन नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। तो अपैथी का मीन क्या होता है? अपैथी मीन्स नॉट इंटरेस्टेड। सेल्फ क्रिटिसिज्म, हमने खुद ही को अपने इतना गिरा लिया है अपने मन में कि हम लिख ही नहीं सकते। हमने अपने मन में ये चीज सोच ली है कि भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कि भाई मुझे ग्रामर की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, कि भाई मैं लिखूंगी या मैं लिखूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इस बात का तो मजाक बन जाएगा, मेरे इस ख्याल का तो मजाक बन जाएगा। तो ये सब हमने अपने आप को क्रिटिसाइज कर रखा है, खुद ही को हमने क्रिटिसाइज कर लिया और हम अपने आप को लिखने नहीं दे रहे। रिसेंटमेंट, दैट इज यू आर अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग। आपका मन नहीं है, आप अपसेट हो किसी चीज को लेकर। रिसेंटमेंट इज नाराजगी, अपसेट होना। एंजाइटी, आपने हद से ज्यादा प्रेशर ले लिया, आप किसी चीज से ऑलरेडी परेशान हो या फिर आपने उस चीज का प्रेशर ले लिया कि भाई अब आपको लिखना है, तो यू डोंट हैव टू टेक एंजाइटी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अपना जो फ्री कंपोजिशन आपने लिखा है वो सबमिट करोगे, जब टीचर चेक करेगा तो आपने पहले ही सोच लिया कि भाई मैंने ये लिखा, अब टीचर क्या सोचेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि टीचर क्या सोचेगा, आपको वो लिखना है जो आपने सोचा है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फ्री कंपोजिशन। फ्री कंपोजिशन का उद्देश्य ही ये होता है कि जो आपके विचार हैं बस आप उनको एक्सप्रेस कर दीजिए। वरीड अबाउट डेडलाइंस, हम सोचते हैं कि भाई 3 बजे से पहले हमको ये सबमिट करना है प्रोजेक्ट और वो हमारा नहीं हो पा रहा, या फिर हम डेडलाइन को लेकर ही इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारे ख्याल ही नहीं आते, हम ब्लॉक्ड अप हो जाते हैं पूरे। फियर ऑफ फेलियर और सेंशर और द अदर फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब हमने अपने आप को कहीं पर रेजिस्ट कर लिया, कहीं पर अपने आप को रोक कर रख लिया है। The accepted rules of free writing enable a writer to build up enough momentum to blast past blocks into inhibited flow. Inhibited flow means what is coming into your head, जो भी आपके ख्यालों में है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो आपके विचारों में आ रहा है, आप उसे बिना रोके, बिना रुके, बिना इंटरप्ट करे लिख रहे हैं। जब आप लिखते हो कुछ इस तरीके का तो बहुत अच्छा मोमेंटम बन जाता है, बहुत अच्छा फ्लो बन जाता है। दैट इज अ फ्लो ऑफ थिंग्स इन अ वे दैट वो चीजें उस फ्लो में चलने लगती हैं। दैट यू राइट एंड यू जस्ट कीप राइटिंग एंड पेनिंग डाउन अपनी चीजें, अपने ख्याल जो है आप लिखते चले जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फ्री कॉम्पोजिशन इज कि आपको लिखना है, चाहे कुछ भी लिखें, बस आप लिखें। गाइडेड कॉम्पोजिशन, आपको एक मटेरियल प्रोवाइडेड है, उसके हिसाब से आप लिखेंगे, दैट इज गाइडेड। कंट्रोल कॉम्पोजिशन, कंट्रोल कॉम्पोजिशन आपका ग्रामर चेक करा है, आपको ग्रामेटिकली अच्छा इंप्रूव करने के लिए हम कंट्रोल्ड कॉम्पोजिशन लाइक एसे हो गया या फिर हमारा लेटर राइटिंग हो गया, तो वो हमारा सिंटेक्स, पंक्चुएशन सब चेक करता है, तो दैट इज कंट्रोल्ड। गाइडेड हमारा पे सप्लाइड एड्स के साथ हम काम कर रहे हैं। फ्री हम अपने थॉट्स के साथ काम कर रहे हैं, अपने थॉट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वाइवा वॉइस, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाइवा वॉइस। अब वाइवा वॉइस क्या होता है? वाइवा वॉइस क्या होता है? द ओरल पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मौखिक तौर पे लिया गया कोई भी एग्जामिनेशन, दैट इज परीक्षा। वाइवा वॉइस मीन्स बाय और विद द लिविंग वॉइस, अपनी लिविंग वॉइस के साथ डील करेंगे, दैट इज इंटरव्यू लेंगे या फिर ओरल टेस्ट है, वो हमारा वाइवा वॉइस में आ जाता है। बाय वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से बोलकर, और अपोज ऑफ राइटिंग, मुंह से बोलकर या फिर अपोज ऑफ राइटिंग, दोनों बात एक ही है। आप मुंह से बोल रहे हो या फिर राइटिंग का उल्टा क्या, मुंह से बोला लिख के दोगे या फिर बोल के दोगे। The viva voce is generally encountered between a candidate and one or more individuals, मतलब एग्जामिनर्स के साथ इनकाउंटर करते, कैंडिडेट और एग्जामिनर के बीच में ये चीज होती है। क्या आपसे एक सवाल पूछा जाएगा तो आपको उसको ओरल तौर पे आंसर करना है, मुंह से बोल के आंसर करना है आपको। बेसिकली वाइवा वॉइस इज कॉल्ड एन ओरल एग्जाम। आई जस्ट टोल्ड, मैंने भी बताया कि ओरल टेस्ट, ओरल एग्जाम, मौखिक परीक्षा जिसे कहते हैं। इट इज अ प्रैक्टिस इन मेनी स्कूल्स एंड डिसिप्लिन्स इन विच एन एग्जामिनर possesses question to the students in spoken form. The student has to answer the question in the way to demonstrate sufficient knowledge of the subject to pass the exam. मतलब the student has to answer the question in the way, ये सबसे important लाइन है कि हम इस स्टूडेंट को करना क्या है, सबसे important लाइन है ये वाली। तो स्टूडेंट को करना क्या है कि स्टूडेंट से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका उसको आंसर करना है, बताना है
इतनी अच्छी सफिशिएंट रिक्वायर्ड नॉलेज में कि वो सब्जेक्ट मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आंसर करे, इतने सफिशिएंट स्टफ के साथ कि वो एग्जाम पास कर सके। द ओरल एग्जाम ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्रांटिंग अ डिग्री टू अ कैंडिडेट हु हैज़ हैड द थीसिस ऑफ डिसर्टेशन। दैट इज, ये हम इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमने बात करी गई है। एक कैंडिडेट जिसके पास पहले से उसकी थीसिस हैं, उसके रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, उसने अपनी रिसर्च करके कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, दैट इज थीसिस एंड डिसर्टेशन। तो उससे जो भी उसने मतलब बनाया हुआ है, तो जब हम ओरल लेते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं, उसकी इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं रहती वहाँ पर, कि हाउ मच ही हैज़ लर्नड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन व्हाट ही हैज़ रिटन। Viva voce. How many types of viva voce are there? There are basic 4 types of viva voce. डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव वे उन्होंने पूछा, या फिर उन्होंने आपको बोला नरेट करो, कुछ समझाओ। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर क्या होता है? नॉन प्रिपेयर्ड स्पीच, मतलब आपको अचानक से एक टॉपिक दे दिया और अचानक से बोला गया कि भाई ये टॉपिक है, अब इस पर आपको थोड़ी देर के लिए बोलना है। टाइमिंग भी वही 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, दैट इज़ अप टू देम। स्टोरी टेलिंग एक्सेट्रा, स्टोरी टेलिंग या फिर कोई इंसिडेंट आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कुछ, तो वो आपकी बोलने की स्किल्स, वहाँ पे ओरल स्किल्स आपकी जज कर रहे हैं, इसलिए वो ये सब यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन, नरेशन, एक्सटेम्पोर, स्टोरी टेलिंग एक्सेट्रा, ये सारी हमारी ओरल टेस्टिंग्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।